हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रेस जस्टे अंडर सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये टॉपिक कई सारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स में और अलग अलग लॉ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अलग अलग तरीके से मेंस में सवाल आते हैं इससे रिलेटेड कि सिंपली पूछेंगे एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट रेस जस्टिस, देखो कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। या फिर जो इस सेक्शन की लैंग्वेज है बेयर एक्ट में, वही एज इट इज़ लिख देंगे और लिखेंगे एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। उसके बाद एक तरीके से पूछे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टिस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड साइटिंग द प्रोमिनेंट केसेस, कि जो भी इसके लैंडमार्क केसेस हैं उनको भी आंसर में एक्सप्लेन करें, ठीक है। या फिर एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस जस्टिस एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन भाषा का ये फ्रेज है, वर्ड है, जिसका मतलब है थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी चीज़ें एक ट्रांजैक्शन के दौरान हुई हैं, एक सेम ट्रांजैक्शन के दौरान हुई हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इवेंट हुआ, ठीक है, और उस इवेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कोर्स, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट रेस जस्टिस। वो सारे फैक्ट्स को भी एडमिसिबल कंसिडर करेंगे, या वो सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट फैक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे विच वर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ऑल्दो वो डायरेक्टली इन इशू नहीं है, लेकिन बिकॉज वो एक सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, देयरफॉर उन्हें भी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। सो इट्स अ क्रूशियल एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट हियरसे। एक एविडेंस में हम लोग एक रूल पढ़ते हैं, रूल अगेंस्ट हियरसे, कि जो भी कही सुनी बातें होती हैं कोर्ट के सामने उनकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती है, वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो रेस जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ये कहीं ना कहीं रूल अगेंस्ट हियरसे का एक्सेप्शन है। क्यों है? रेस जस्टिस वाले फैक्ट भी हैं डायरेक्टली नहीं इन इशू, लेकिन दे आर सो कनेक्टेड विद द मेन ट्रांजेक्शन कि वो आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अदर फैक्ट्स उन्हें एडमिसिबल किया जा सकता है, उन्हें रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू में कंसिडर किया जा सकता है। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट रेस जस्टिस इज अ एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट हियरसे, ठीक है। तो इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग ऑल द फैक्ट्स विच आर क्लोजली कनेक्टेड टू द मेन ट्रांजेक्शन, जो भी मेन ट्रांजेक्शन हुआ है, मेन इवेंट हुआ है, उससे रिलेटेड, उससे बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड जो भी फैक्ट्स हैं विच हैव बीन अकर्ड इन सच अ मैनर दैट दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम इवेंट, ठीक है, वो इस तरीके से घटित हुए हैं या इस तरीके से कनेक्टेड है मेन इवेंट के कि वो एक तरीके से उसी इवेंट का पार्ट हो गए हैं या उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट है। सो ऑल सच फैक्ट्स आर एडमिसिबल एज एन एविडेंस एज पर दिस सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये सेक्शन की क्या लैंग्वेज है? दैट फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू are so connected with the fact in issue or relevant fact as to form the part of same transaction and are relevant whether they occur at same time and place or at different time and place, ठीक है। तो वो फैक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली इशू में नहीं है, बट वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से इतने कनेक्टेड है दैट दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, देयरफॉर वो एडमिसिबल है नो मैटर वो सेम टाइम एंड प्लेस पे हुए हैं या फिर डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे हुए हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे आगे इलस्ट्रेशन में, तो आपको और क्लैरिटी होगी डिफरेंट टाइम एंड प्लेस और सेम टाइम एंड प्लेस से क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रेस जस्टिस के क्या कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो फैक्ट है दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, जो मैटर इन इशू है उसके ट्रांजेक्शन से का ही पार्ट होना चाहिए, उस सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट होना चाहिए वो फैक्ट। दूसरी चीज़, वो जो फैक्ट है, ठीक है, जो भी वो घटना हुई है, जो भी स्टेटमेंट है, वो या तो साइमल्टेनियसली कहा गया हो या अकर हुआ हो या फिर इमीडिएटली आफ्टर द प्रिंसिपल इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जो भी इवेंट हुआ उसके इमीडिएट बाद वो फैक्ट घटित हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, कहीं बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए कि किसी थर्ड पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को मौका मिल जाए उस फैक्ट को फैब्रिकेट करने का, मिस इंटरप्रेट करने का या मैनिपुलेट करने का। सो देयर शुड बी नो स्कोप फॉर फैब्रिकेशन, ये इसका सेकेंड असेंशियल एलिमेंट है, अदरवाइज तो फिर वो हियर से में काउंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज कंटिन्यूटी, कि भले ही जो इवेंट्स हैं या जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अलग टाइम पे हुई हो या अलग अलग प्लेस पे हुई हो, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो सब आपस में इतनी कनेक्टेड हो दैट दे फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन, कि जो भी जितनी भी ये इवेंट्स हुए ना वो सब कंटिन्यूटी में हुए एंड देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन।
एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट फैक्ट्स जो हैं वो नेचुरल हो, अनप्रॉम्प्टेड हो, यानी कि उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई हो, वो नेचुरल होने चाहिए, जैसे हुए थे ऐसे ही प्रेजेंट किए जाने चाहिए बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी फॉर डेलिब्रेशन, उसमें कोई भी छेड़खानी, कोई भी मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रेस जस्टिस। पहली चीज, द फैक्ट मस्ट बी द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। दूसरा, वो साइमल्टेनियस हुआ हो या इमीडिएटली हुआ हो आफ्टर द प्रिंसिपल इवेंट। तीसरा, जो भी इवेंट्स हुए हैं दे मस्ट बी इन कंटिन्यूटी। एंड फोर्थ, दे मस्ट बी नेचुरल एंड अनप्रॉम्प्टेड, ठीक है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन समझते हैं तो आपको और क्लैरिटी होगी कि भाई वो कौन से फैक्ट्स हैं जो कि रेस जस्टिस में कवर होते हैं या दे आर कंसिडर्ड दैट दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। पहला इलस्ट्रेशन है, एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट ये एक्यूजेशन है कि उसने बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम, उसको मार मार के उसका मर्डर किया है, ए के ऊपर ये इल्ज़ाम है, ठीक है। सो अभी इस सिचुएशन में या इस केस में जो भी कुछ, जब ए और बी आपस में लड़ रहे थे, ए बी को मार रहा था, उस दौरान जो भी कुछ कहा गया, जो भी कुछ किया गया, जो भी कुछ सुना गया, ठीक है, इवन बाय द बाई स्टैंडर, जो भी वहाँ पे आसपास में लोग खड़े होके वो सब जो सीन था वो देख रहे थे, शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर इट, दे ऑल द थिंग्स फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर वो सब फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट फैक्ट कंसिडर किए जाएंगे विद इन द अम्ब्रेला ऑफ रेस जस्टिस, ठीक है। जो भी किया गया, जो भी कहा गया, इवन नॉट इवन बाय ए और बी, इवन बाय द बाई स्टैंडर्स एट द स्पॉट, ठीक है। नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन, वो आपको ये वाला इलस्ट्रेशन से आपको क्लैरिटी होगी डिफरेंट टाइम एंड प्लेस को लेके। तो ए एक व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट एक्यूजेशंस हैं दैट ही इज कमिटिंग वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इस क्राइम को कमिट करने के लिए जो फंड है वो रेज किया गया कैलकटा में, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो कलेक्ट की गई मद्रास में, जो टास्क फोर्स है वो उसकी ट्रेनिंग दी गई बॉम्बे में। तो एक क्राइम को कमिट करने के लिए जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो अलग अलग टाइम एंड प्लेस पे की गई। ऑल दीज एक्ट्स दो आइसोलेटेड इन टाइम एंड प्लेस, ठीक है, ये सब आइसोलेटेड है, यानी कि अलग अलग टाइम पे और प्लेस पे की जा रही है, बट इन सब का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या फिर जो एंड रिजल्ट है वो एक ही है, टू कॉन्स्टिट्यूट वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज सपोज टू बी डन बाय ए। सो दे आर ऑल फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन अंडर रेस जस्टिस। समझ आ रही है आपको, ये सब एक ही सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं। इवन दो द अक्यूज में नॉट बी प्रेजेंट एट ऑल अकरेंसेज, इवन ये भी हो सकता है कि ए इनमें से किसी भी प्लेस पर मौजूद ना हो या प्रेजेंट ना हो, ठीक है, बट दे आर फॉर्मिंग सच सिनारियो दैट दे आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ डेलिबरेशन, फैब्रिकेशन, देयर इज कंटिन्यूटी, देयरफॉर दिस कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ रेस जस्टिस, ठीक है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशंस, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके बैरक में भी मेंशन है, ठीक है। सो इफ़ यू राइट द आंसर, आप इन इलस्ट्रेशंस का भी यूज़ करें और भी अगर आपको अच्छी इलस्ट्रेशंस मिलती हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेनिंग रेस जस्टिस। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कुछ लैंडमार्क केस लॉज हैं जिसमें रेस जस्टिस को एक्सप्लेन किया गया है बाय आर इंडियन जुडिशरी। फर्स्ट केस इज आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। ये जितने भी केसेस मैंने इस आंसर में ऐड किए हैं वो सभी लैंडमार्क केसेस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं रेस जस्टिस को लेके, ठीक है। तो पहला है आर वर्सेस बेडिंग। इस केस में क्या था, जो विक्टिम थी उसके गले में, थ्रोट पे घाव हो गया था, उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी और वो एक कमरे में से भागती हुई आई अपने वुंडेड थ्रोट के साथ और ये कहती हुई आई कि देखो देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया, सी वॉट बेडिंगफील्ड हैज़ डन, बेडिंगफील्ड ने क्या किया, और उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि ये जो स्टेटमेंट था विक्टिम का ये रेस जस्टिस के अंदर एडमिसिबल नहीं होगा, बिकॉज उसने जो भी कुछ कहा वो पूरे इंसिडेंट के होने के बाद कहा, दैट वाज नॉट इमीडिएट। पूरा इंसिडेंट हो गया, उसने उसको मार दिया, ठीक है, जो भी थ्रोट पे मारा होगा, वो होने के बाद वो कमरे से निकलती है और बोलती है कि सी वॉट बेडिंगफील्ड हैज़ डन। तो ये इमीडिएट नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ फैब्रिकेशन हुई हो, देयर वॉज अ स्कोप ऑफ टाइम गैप एंड देयर वॉज अ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन और डेलिबरेशन, देयरफॉर कोर्ट हेल्ड दैट दिस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ रेस जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट लैंडमार्क केस है रैटन वर्सेस क्वीन। तो इस केस में जो डिसीज्ड थी उसने टेलीफोन पे उसने एक कॉल किया, ठीक है, और कॉल पे पहले जो टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं उन्होंने फ़ोन रिसीव किया था,
वो बेसिकली पुलिस को फ़ोन लगा रही थी। पहले टेलीफोन ऑपरेटर ने फ़ोन रिसीव किया और वो फ़ोन पे बोलती है, गेट मी द फ़ोन प्लीज़। शी वाज सेइंग कि क्या मेरी बात पुलिस से हो सकती है। और बिफोर ऑपरेटर उसको पुलिस पे कनेक्ट कर पाती, लेडी ने बस इतना हुआ था, लेडी ने अपना एड्रेस दिया था, उसके बाद कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था। उसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर उस महिला की डेड बॉडी होती है। तो जो भी उसके लास्ट के वर्ड्स थे ऑन द फोन, दे वर हेल्ड टू बी रेलिवेंट एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन विच ब्रॉट अबाउट डेथ। ठीक है, तो वो सब रेस दस्ते के अंदर आएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे बिकॉज दे वर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और फिर विच विल लीड टू अस कि हाउ एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस उस महिला की डेथ कॉज हुई। ठीक है, तो ये था रैटन वर्सेस क्वीन। द थर्ड केस इज R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1973 का केस है। इस केस में कहा गया कि जो भी टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशंस हैं वो एडमिसिबल होंगी बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड कंटेम्प्रेनियसली विद द एक्ट, कि जो भी एक्ट हो रहा है और उस दौरान जो भी ऑन कॉल या टेप रिकॉर्डिंग में जो भी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होती हैं वो सब कंटेम्प्रेनियसली हो रही हैं, वो सब साइमल्टेनियसली हो रही हैं, और उसमें कोई भी फैब्रिकेशन का या डेलिबरेशन का टाइम गैप नहीं है या स्कोप नहीं है। इसलिए कोर्ट ने टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशंस को रेस जस्टे के एम्बिट के अंदर कवर किया बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एंड दे आर कंसिडर्ड एडमिसिबल एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, तो ये भी एक लैंडमार्क केस है जिसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेस जस्टे, कि इस डॉक्ट्राइन के कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो? पहला, स्टेटमेंट मेड आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ विद टाइम गैप, कि अगर इन केस उन स्टेटमेंट्स को इनटू कंसिडरेशन लिया जाता है जो कि इंसिडेंट के बाद कहे गए थे या फिर कुछ टाइम गैप के बाद कहे गए थे, तो वो जस्टिस इंश्योर करने में कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है ना, एक इनजस्टिस कॉज कर सकता है बिकॉज देयर इज अ स्कोप ऑफ डेलिबरेशन, मैनिपुलेशन, फैब्रिकेशन। Second is hearsay nature means fact merely repetition of someone else's words। ठीक है, तो अब हम रेस जस्टे को hearsay का एक एक्सेप्शन मान रहे हैं, तो कहीं कहीं ना कहीं इसका भी स्कोप है दैट जो भी चीज़ को हम एडमिसिबल कर रहे हैं अंडर रेस जस्टे, दैट मे बी अ रेपिटेशन ऑफ समवन एल्स वर्ड्स, राइट। थर्ड इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, दैट इज इफ स्टेटमेंट इज जस्ट टू शिफ्ट द ब्लेम और जस्टिफाई द एक्शन। सो उस चीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या उसको कैसे एग्जामिन करेंगे कि जो भी हम ये मान रहे हैं ना कि जो भी उस ऑन द स्पॉट या उस इवेंट के दौरान कही सुनी गई बातें हैं, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग हो, वो सिर्फ इसलिए कही गई हो ताकि इमिडिएटली जो भी ब्लेम है इवेंट का वो किसी और के ऊपर डाल दिया जाए, है ना। फोर्थ इज पास्ट इवेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन, दे आर ऑल्सो नॉट एडमिसिबल। सो ये कुछ लिमिटेशंस है रेस जस्टे के। रेस जस्टे पूर्णतः एक परफेक्ट डॉक्ट्राइन नहीं है एंड इट डज नॉट always ensure justice. There are lacunas, there are limitations which the court needs to take into consideration while following this doctrine, है ना। लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। तो रेस जस्टिस का जो डॉक्ट्राइन है अंडर सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग दैट जो भी रेलिवेंट एविडेंसेस हैं वो कहीं एक्सक्लूड ना हो जाएं एंड इट इंश्योर्स एंड एस्टेब्लिश ट्रूथ एंड जस्टिस इन एवरी मैटर। हाउएवर कोर्ट्स को ज़रूरत है कि वो केयरफुली असेस करें the proximity, the spontaneity, the continuity and the connection of facts so that सिर्फ genuine और reliable facts को ही इस exception के अंदर admit किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया रेस जस्टिस। छोटा सा टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को कितना समझ आया, कितने हेल्पफुल लगे ये नोट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और नया लेक्चर लेके आऊँगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, बाय बाय।